हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग फार्माकोथेरेपेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 3C है, जिसमें आपको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स पढ़ना है, इसके एक्सरसाइज को देखने वाले हैं। जी हाँ, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स में अगर आप सिलेबस की नज़र डालें तो चैप्टर नंबर 3C में GIT डिसऑर्डर इसको कहते हैं, यानी कि आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल यानी एलिमेंट्री कैनाल से संबंधित डिसऑर्डर्स हैं, बीमारियां हैं, उसके बारे में। जैसे आपको इसमें GERD यानी गैस्ट्रो इसोफिजियल रिफ्लक्स डिजीज, इसको शॉर्टकट में GERD कहते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन आएंगे। फिर पेप्टिक अल्सर डिजीज है, फिर अल्कोहलिक लीवर डिजीज है, एंड फिर इन्फ्लामेटरी बबल डिजीज है, जिसमें बबल में इन्फ्लामेशन हो जाता है। आपको एक एक डिजीज के बारे में थोड़ा थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए। जैसे गैस्ट्रो इसोफिजियल रिफ्लक्स डिजीज में क्या होता है, यहाँ पर रिफ्लक्स होता है, यानी पेट का कंटेंट इसोफेगस में वापस से बार बार रिफ्लक्स होता है, जिस वजह से खट्टा डकार, हार्ट बर्न, इस तरह पेट में भारीपन, सीने में भारीपन महसूस होना, इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं। पेप्टिक अल्सर डिजीज में क्या होता है, तो आपके पेट के एरिया में या फिर आपके इंटरनल एरिया में, जैसे स्टमक में या डुओडेनम में या फिर आपके जेजुनम वाले हिस्से में क्या हो जाता, ईसोफेगस वाले हिस्से में क्या हो जाता है, अल्सर हो जाता है, घाव टाइप का हो जाता है। ठीक है, हाँ। फिर अल्कोहलिक लीवर डिजीज में क्या होता है, ज़्यादा अल्कोहल यूज़ करने की वजह से लीवर फैटी लीवर हो जाता है, फिर धीरे धीरे लीवर फाइब्रोसिस हो जाता है, फिर लीवर सिरोसिस हो जाता है, लीवर खराब हो जाता है। फिर इन्फ्लामेटरी बबल डिजीज में क्या होता है, तो बबल में इन्फ्लामेशन हो जाते हैं। बबल मतलब होता है आंत, आंत में सूजन हो जाता है। अब आंत में सूजन, आंत तो दो प्रकार का, छोटी आंत और बड़ी आंत। जब छोटी आंत में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में सूजन होता है तो उसको क्रोन्स डिजीज कहते हैं, एंड जब बड़ी आंत में सूजन होता है तो उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं, यानी लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है ना? चलो, है ना? तो ये सारी चीजें आपको कवर कराया मैंने, ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स में मैंने पढ़ाया है। अब वन बाय वन इससे क्वेश्चन करा रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन का सॉल्व करना, जवाब देना। क्वेश्चन है, ड्रग्स यूज्ड टू न्यूट्रलाइज गैस्ट्रिक एसिड्स आर कॉल्ड, यानी कौन से ऐसे ड्रग हैं जो कि गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है? पीपीआईज, या तो पीपीआईज का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स, या तो H2 ब्लॉकर्स, या तो एंटा एसिड, या तो एंटीबायोटिक्स। जवाब दीजिए। ड्रग यूज टू न्यूट्रलाइज गैस्ट्रिक एसिड आर कॉल्ड, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, जो गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे, न्यूट्रलाइज करना है यानी न्यूट्रल कर देना है, तो ये आपका हो जाता है, सब लोग का सही जवाब आ रहा है एंटा एसिड। जी हाँ, जो एंटा एसिड होते हैं, जैसे एंटा एसिड के एग्जाम्पल क्या क्या है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम 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 हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और कोई बताओ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, वेरी गुड, मैग्नीशियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, और कोई एग्जांपल बताओ, हाइड्रोक्साइड, मेगाल्ड्रेट मेगाल्ड्रेट, ये कुछ एंटासिड के एग्जांपल हैं, राइट? मेगाल्ड्रेट, ये इसका काम क्या होता है, तो जो आपके स्टमक में एसिड होते हैं ना, एसिड के सिक्रेशन को कम नहीं करता, जो एसिड हैं उसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, न्यूट्रल कर देता है। कैसे न्यूट्रल करता है, तो आपको पता है कि जो भी एंटा एसिड होते हैं, जितने भी एंटा एसिड हैं, ये कैसा होता है, सब देख लो, हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड, तो ये सब बेस होता है। ये क्या होता है, एंटा एसिड क्या होता है, बेस होता है। और आपको पता है पेट में एसिड है, तो एसिड प्लस बेस आपने पढ़ा है, जब एसिड प्लस बेस आपस में रिएक्ट करता है तो साल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है, साल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इससे क्या हो जाता है, एसिड न्यूट्रल हो जाता है, उदासीन हो जाता है। एसिड को जब भी न्यूट्रल करना है उसको बेस से रिएक्ट करा दो, है ना? तो यस, इसलिए जो आपका इनो वगैरह है वो एक एंटा एसिड है, वो प्रॉपर इलाज नहीं देता है, लेकिन कुछ देर में तुरंत से रिलीफ देता है। क्यों? क्योंकि उसमें आपका सोडियम बाइकार्बोनेट पाया जाता है, वो भी एक प्रकार का एंटा एसिड है जो सिस्टेमिक एंटा एसिड में आता है। तो वो आपका क्या करता है, सीधा सीधा आपके गैस्ट्रिक एसिड के जो कंटेंट है, एसिड हैं, उसको न्यूट्रल करने का काम करता है, प्रॉपर वर्क करता है। ठीक है, बाकी जो पीपीआईज हैं, प्रोटोन पंप इनिबिटर्स हैं, ये क्या करते हैं, तो जो आपके गैस्ट्रिक सेल्स में, यानी कि जो आपके पेट का कोशिका वगैरह है, उसमें जो प्रोटोन पंप्स पाए जाते हैं उसको इनिबिट कर देता है। जब इनिबिट हो जाता है तो एसिड का सिक्रीशन कम करता है, ये भी एसिड का सिक्रीशन, मोस्ट इफेक्टिव एसिड सिक्रीशन को कम करने वाला कौन है, प्रोटोन पंप इनिबिटर्स। H2 ब्लॉकर्स भी क्या करता है, तो प्रोटोन पंप को
प्रोटोन पंप नहीं, ये H2 रिसेप्टर, गैस्ट्रिक पेराइटल सेल में हिस्टामिन 2 रिसेप्टर, H2 रिसेप्टर पाया जाता है, उसको ब्लॉक करता है, जिससे ये भी गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को ही कम करता है। यानी प्रोटोन पंप इनहिबिटर एसिड के सिक्रीशन को कम करेगा, H2 ब्लॉकर्स एसिड के सिक्रीशन को कम करेगा, जबकि एंटी एसिड एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा। एंटीबायोटिक्स तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने का काम करता है। बताओ भैया ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? ऐसे आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम मक्खन की तरह क्लियर होने चाहिए, है ना? हाँ देखो, विच ड्रग गिव्स मैक्सिमम सप्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। देख रहे हो, अब आप फंस जाओगे। गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन यानी गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को कम कौन करेगा? मैक्सिमम। तो मैं तो बताया प्रोटोन पंप इनहिबिटर भी करता है और H2 ब्लॉकर भी करता है, राइट? हाँ, दोनों करता है गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को कम। लेकिन मोस्ट इफेक्टिव कौन सा होता है? तो मोस्ट इफेक्टिव कौन सा होता है बताओ भैया? तो प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ भाई? रेनिटिडीन, फेमोटिडीन, ओमेप्राजोल, सुक्राल्फेट। तो मैंने बताया है H2 ब्लॉकर के लास्ट में क्या लगा होता है? टिडीन लगा होता है, यानी टिडीन यानी H2 ब्लॉकर है रेनिटिडीन, फेमोटिडीन। तो ये होगा नहीं क्योंकि ये लेस इफेक्टिव होता है। लेकिन प्रोटोन पंप इनहिबिटर के लास्ट में लगा होता है प्राजोल, जैसे पेंटोप्राजोल, ओमेप्राजोल, रेबेप्राजोल, प्राजोल वर्ड लगा होता है, प्राजोल। तो यहाँ प्राजोल लगा हुआ यानी सी आंसर हो जाएगा ओमेप्राजोल, जो कि यहाँ इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट रहने का काम करेगा, राइट? चलो सारे बच्चे आंसर कर रहे हो, क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज इज। पेप्टिक अल्सर डिजीज का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? PUD, पेप्टिक अल्सर डिजीज। पेप्टिक अल्सर में होता क्या है? तो जो आपका पेप्टिक अल्सर है, जैसे ये स्टोमक है, तो स्टोमक में कई बार हो जाता है कि डुओडेनम में घाव टाइप का अंदर में घाव हो जाता है, या यहाँ घाव हो जाएगा, या इसोफिजियल के पास घाव हो जाएगा। तो अलग अलग जगह पे घाव हो जाते हैं अंदर में, इनर लाइनिंग में म्यूकस लेयर डैमेज हो जाता है। तो मेनली किस वजह से? वायरल इन्फेक्शन, क्या वायरस के इन्फेक्शन की वजह से? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन। यस, आंसर आप लोग बिल्कुल सही पकड़ रहे हो, ये एच पाइलोरी। देखो हेलिकोबैक्टर यानी हेलीकॉप्टर जैसा बैक्टीरिया होता है, उसके वजह से पेट अंदर से छिला जाता है, अल्सर हो जाता है। तो याद रख लेना, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन क्या हो जाएगा? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन, ठीक है? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन कॉज है पेप्टिक अल्सर डिजीज होने का, ठीक है? हाँ, बाकी ज्यादा गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन होना भी आपका पेप्टिक अल्सर डिजीज कॉज करवाता है, ज़्यादा देर भूखे रहना भी पेप्टिक अल्सर डिजीज कॉज करवाता है। लेकिन मोस्ट कॉमन कॉज है कि अगर आपको हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन हो गया तो ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है, तो इस कंडीशन में आपको एंटीबायोटिक वगैरह चलती है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन सिम्टम ऑफ पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर का कॉमन सिम्टम क्या है? ठीक है, बताओ। सीवियर चेस्ट पेन, बहुत ज्यादा चेस्ट में पेन होना, एब्डोमिनल ब्लोटिंग, पेट में सूजन जैसा पेट ज्यादा उफरा उफरा लगना, या नोजिया एंड वॉमिटिंग, जी मितलना उल्टी होना, या तो कांस्टेंट बैक पेन, है ना? तो या तो हर समय बैक पेन रहना। तो देखो भाई, पेप्टिक अल्सर डिजीज हमने बता दिया। पेप्टिक अल्सर में होता क्या है? ये जो आपका स्टमक है, इसके म्यूकस लेयर में कहीं ना कहीं डैमेज हो जाते हैं, अल्सर हो जाते हैं, घाव हो जाता है। इसके वजह से आपको चेस्ट पेन तो फील नहीं होता है, सीवियर चेस्ट पेन यहाँ नहीं होता है। एब्डोमिनल ब्लॉटिंग हल्का हल्का फील हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमन बोल सकता है तो मोस्ट कॉमन में आपको नोजिया एंड वॉमिटिंग देखने को मिलती है। जी हाँ, नोजिया एंड वॉमिटिंग, है ना? जी मितलना, उल्टी होना, डायरिया हो जाना, ये चीज़ें हैं, खाना सही से डाइजेस्ट नहीं होना, ये चीज़ें हो सकती हैं। तो नोजिया एंड वॉमिटिंग इसका मेन है। अच्छा, सीवियर चेस्ट पेन होना किस बीमारी का कॉमन सिम्टम है? कोई बताएगा? सीवियर चेस्ट पेन होना, चेस्ट पेन में भी कौन सा? लेफ्ट टाइप का, अगर लेफ्ट साइड में चेस्ट पेन हो तो वो किस चीज़ का है? एंजाइना का है, एंजाइना का सिम्टम है। और एंजाइना के लिए फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग क्या है? फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग क्या है? तो फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग होता है नाइट्रोग्लिसरीन। अच्छा, नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन बताओ किस रूट से दिया जाता है? तो ये सबलिंगुअल रूट से दिया जाता है, सबलिंगुअल रूट से दिया जाता है। अच्छा बताओ, नाइट्रोग्लिसरीन जो सबलिंगुअल रूट है, क्या उसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है या फिर नहीं होता? बताओ, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है या नहीं होता है? देखो, जब भी ओरली दवा लेंगे तब तो वो जाएगा पेट में, तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा। लेकिन सबलिंगुअल में ओरली नहीं है, मुंह के में नहीं लेते हैं, जीभ के नीचे लेते हैं, यहीं पे छोटी छोटी ब्लड वेसल्स है, वहीं से एब्जॉर्ब होता है, फास्ट एक्शन शो करता है। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म FPM नॉट, नहीं होता है, नहीं होता है, नो।
ठीक है, तो आप लोग अब पढ़ चुके हो, तो मेरे ख्याल से मैं कॉन्सेप्ट जब घुमा घुमा के पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आना चाहिए, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ अल्कोहलिक लीवर डिजीज। अल्कोहलिक लीवर डिजीज यानी ALD, अल्कोहलिक लीवर डिजीज का बताओ भाई, अल्कोहलिक लीवर डिजीज का फर्स्ट स्टेज कौन सा है? अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, सिरोसिस, फैटी लीवर जिसको अल्कोहलिक स्टीटोसिस कहते हैं, या हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा कहते हैं। फर्स्ट स्टेज ऑफ अल्कोहलिक लीवर डिजीज। तो अल्कोहल पीने की वजह से बहुत ज़्यादा हैवी लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ अल्कोहल, तो अल्कोहल किस स्टेज में कैसे कैसे खराब होता है देखो। सबसे पहले तो ये आपका नॉर्मल लीवर है जिसमें 100% हार्ट, मतलब 100% ऑफ लीवर वर्किंग है, प्रॉपर मेटाबॉलिज्म में हेल्प हो रहा है। उसके बाद अब जब धीरे धीरे होता है फैटी लीवर, सबसे पहला स्टेज है फैटी लीवर। फैटी लीवर में आपके हार्ट नहीं, लीवर 75 to 80% लीवर हेल्दी रहता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे लॉन्ग टर्म यूज़ करते रहे रुकाओ, यहाँ पे अगर आप बचाव नहीं किए, दवा वगैरह नहीं किया, तो लीवर फाइब्रोसिस होता है। सेकेंड स्टेज है ये फाइब्रोसिस, जिसमें आपका लीवर का मात्र 20 से 30% हिस्सा वर्किंग रहता है, बाकी सब खराब हो चुका है। उसके बाद थर्ड स्टेज आता है लीवर सिरोसिस, एंड सिरोसिस मतलब लीवर का सड़ जाना, सिंपल सी बात है। मात्र 2 से 7% लीवर वर्किंग रहता है, बाकी सब खराब हो जाता है। तो ये सिचुएशन बहुत गंभीर होता है। तो ये पहला होता है फैटी लीवर, अल्कोहलिक लीवर डिजीज का, फिर दूसरा नॉर्मल लीवर फाइब्रोसिस, फिर क्या कहते हैं FLC, याद रख लेना FLC सबसे अच्छा, फैटी लीवर, लीवर फाइब्रोसिस, है ना, और उसके बाद क्या कहते हैं ये सिरोसिस, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज पूछ रहा है कौन सा होगा, तो फर्स्ट स्टेज फैटी लीवर, ठीक है। सेकेंड स्टेज ये होता है क्या, लिवर फाइब्रोसिस। थर्ड स्टेज होता है लिवर सिरोसिस, राइट। हाँ बहुत बढ़िया, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, फैटी लीवर, ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लीमेंट्स इंप्रूव्स लिपिड मेटाबॉलिज्म इन द लीवर। बताओ भाई, कौन सा ऐसा इसमें से सप्लीमेंट है जो लिपिड के मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करता है इन द लीवर, लीवर में लिपिड के मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करता है। तो वो कौन सा हो जाएगा, विटामिन के, या तो ओमेगा 3 फैटी एसिड, या थायामीन, या लैक्टिवलोज। तो आंसर हो जाएगा ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो कि सप्लीमेंट है, जो कि आपका क्या है, लिपिड के मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने का काम करता है। एंड आप लोग बखूबी बहुत अच्छा जवाब दे रहे हो। क्वेश्चन नंबर 7 है, विटामिन ई इन ALD एक्ट एज। ALD का मतलब है अल्कोहलिक लीवर डिजीज। अल्कोहलिक लीवर डिजीज में विटामिन ई किस तरीके से काम करता है, डायूरेटिक के तरीके से, एंटीऑक्सीडेंट के तरीके से, कॉर्टिकोस्टेरॉइड के तरीके से, एंटी TNF ड्रग के तरीके से। जवाब दीजिए, विटामिन ई इन ALD अल्कोहलिक लीवर डिजीज में विटामिन ई किस तरीके से वर्क करता है, डायूरेटिक, एंटीऑक्सीडेंट, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, एंटी TNF ड्रग। तो जवाब यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, वेरी गुड, विटामिन ई इन ALD अल्कोहलिक लीवर डिजीज में ये डायूरेटिक के तरीके से वर्क करता है क्या, नो, ये एंटीऑक्सीडेंट के तरीके से वर्क करता है। एंटीऑक्सीडेंट है ना, एंटीऑक्सीडेंट क्या करेगा, सेल डैमेज होने से बचाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीमियरली इन्वॉल्व इन अल्सरेटिव कोलाइटिस। इसमें से कौन सा है जो कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में इन्वॉल्व होता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस, जवाब दीजिएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंड रेक्टम, इसोफेगस, डुओडेनम। तो मैंने बताया था कि इन्फ्लामेटरी बावल डिजीज, IBD जो होता है ना, इन्फ्लामेटरी बावल डिजीज के दो टाइप्स हैं, एक है क्रोन्स डिजीज, और दूसरा है अल्सरेटिव कोलाइटिस। UC लिख देता हूँ, अल्सरेटिव कोलाइटिस। क्रोन्स डिजीज बोलेगा तो यहाँ पर आपका मेन अफेक्टेड एरिया स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें सूजन होता है। अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस बोलेगा तो लार्ज इंटेस्टाइन। अब आप जवाब खुद दे दो। तो जब अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस बोल रहा है, और कोलाइटिस यानी कोलन वर्ड आ रहा है, कोलन किसका पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन का, सीकम कोलन रेक्टम, याद करो। तो ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन अफेक्टेड है। यहाँ पे क्या अफेक्टेड एरिया हो जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन, राइट। देखो भाई, अल्सरेटिव कोलाइटिस यूजुअली ओनली इन द इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, कोलन एंड रेक्टम। कोलन और रेक्टम में अगर प्रॉब्लम हो जाए इस तरीके से, देखो अल्सर टाइप का, तो उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं, ठीक है। हाँ, देखो कोलन विथ अल्सरेटिव कोलाइटिस, इस तरीके से इन्फेक्शन हो जाए, वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाए। क्वेश्चन नंबर 9 है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन साइट ऑफ इन्फ्लामेशन इन क्रोन्स डिजीज। क्रोन्स डिजीज में मेन साइट ऑफ इन्फ्लामेशन क्या होगा? क्रोन्स डिजीज में मेन साइट ऑफ इन्फ्लामेशन क्या होगा? तो क्रोन्स डिजीज में मेन साइट ऑफ इन्फ्लामेशन हो जाएगा आपका, तो रेक्टम, बताइए रेक्टम या तो स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, या तो लार्ज इंटेस्टाइन या इसोफेगस। तो मेन साइट ऑफ इन्फ्लामेशन इन क्रोन्स डिजीज, तो क्रोन्स डिजीज में ये आपका हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट। स्मॉल इंटेस्टाइन आपका मेन हो जाएगा। चलो भैया बहुत बढ़िया, स्मॉल इंटेस्टाइन, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हो आप लोग, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ आईबीडी इन्फ्लामेटरी बबल डिजीज टू रिड्यूस इन्फ्लामेशन। यानी इसमें से कौन सा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इन्फ्लामेटरी बबल डिजीज के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है जाकि इन्फ्लामेशन को कम कर सके। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉर्टिकोस्टेरॉइड इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ आईबीडी, इन्फ्लामेटरी बबल डिजीज के ट्रीटमेंट में, टू रिड्यूस इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए। सल्फासेलाजिन, एजाथायोप्रिन, प्रेडनिसोन एंड मिथोट्रिक्सिट। जवाब दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉर्टिकोस्टेरॉइड इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ आईबीडी टू रिड्यूस इन्फ्लामेशन। तो जवाब क्या हो जाएगा? आंसर, वेरी गुड, सल्फासेलाजिन नो, एजाथायोप्रिन नहीं क्या हो जाएगा? प्रेडनिसोन, वेरी गुड। प्रेडनिसोन इज द क्या है ये आपका है आपका, क्या कहते हैं उसको, कॉर्टिको, क्या कहते हैं, एस्टेरॉइड्स है जो कि इन्फ्लामेशन को कम करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशंस इज कॉमनली यूज टू ट्रीट जीईआरडी। इसमें से कौन सा जीईआरडी, जीईआरडी का मतलब मैं बता दिया हूँ, गैस्ट्रो इसोफिजियल रिफ्लक्स डिजीज, यानी गैस्ट्रिक कंटेंट जब इसोफेगस में रिफ्लक्स करता है, वापस से बार बार आता है और खट्टा ढकार आता है, सीने में जलन होती है, हार्टबर्न होता है, वो कंडीशन में कॉमनली किस चीज़ का इस्तेमाल होता है? एंटीबायोटिक्स, तो बैक्टीरिया का एंटीबायोटिक क्यों करेंगे, बैक्टीरिया का तो कोई इंटरफेरेंस है नहीं। प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स या डायरेटिक्स या इंसुलिन। तो मेरे ख्याल से वहाँ पे ओवर एसिड को कहीं ना कहीं कम करने की वजह करना है, तो वहाँ पे हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स प्रोटोन पंप इनहिबिटर, जो कि ये आपके जैसे पेंटोप्राजोल, ओमेप्राजोल, रबाप्राजोल, ये सब प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स हैं जो कि आपके गैस्ट्रिक एसिड के सेक्रेशन को कम करने का काम करते हैं, राइट। हाँ, नेक्स्ट है, जीईआरडी ऑकर्स ड्यू टू रिफ्लक्स ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट इनटू द, जीईआरडी ऑकर्स ड्यू टू रिफ्लक्स ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट, गैस्ट्रिक कंटेंट कहाँ रिफ्लक्स कर जाता है बताइए? ट्रैकिया में, ड्यूडेनम में, इसोफेगस में, स्टोमक में। तो जीईआरडी ऑकर्स ड्यू टू रिफ्लक्स ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स इनटू, बहुत बढ़िया, जीईआरडी ऑकर्स ड्यू टू रिफ्लक्स ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स, गैस्ट्रिक कंटेंट इनटू द, बहुत बढ़िया, जीईआरडी में गैस्ट्रिक कंटेंट जो है वो रिफ्लक्स होकर के कहाँ चला जाता है? इसोफेगस में। तो ये इसोफेगस, ठीक है, ऊपर की ओर, यानी इसोफेगस में रिफ्लक्स कर जाता है, यही देखो गैस्ट्रो जीईआरडी रिफ्लक्स डिजीज है, ठीक है। चलो, तो एमसीक्यूज हो गए। अब कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करके दिखाइए, बताइए भाई किसमें क्या लिखोगे। पहला क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द अल्सरेटिव कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस के ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखना है, एंड पेप्टिक अल्सर डिजीज, ये दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है। तो पेप्टिक अल्सर डिजीज के बारे में थोड़ा बहुत लिख दोगे, एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में थोड़ा बहुत लिख दोगे। अल्सरेटिव कोलाइटिस में आपने ये सीखा है, अभी मैंने बताया आपको कि भैया क्या होता है यहाँ अल्सरेटिव कोलाइटिस में, जो इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन और जैसे कोलन और रेक्टम है, उसमें अल्सर हो जाते हैं और इन्फ्लामेशन हो जाता है, उस कंडीशन को आप अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं। बाकी पेप्टिक अल्सर डिजीज़ में क्या होता है? तो पेप्टिक अल्सर डिजीज़ में जो आपके स्टमक का जो म्यूकस लेयर है वो डैमेज हो जाता है, ठीक है, और वहाँ पे अंदर में अल्सर कॉज करता है, घाव कॉज करता है, तो वो कंडीशन आपका क्या कहलाएगा? पेप्टिक अल्सर डिजीज़ कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन अबाउट स्टेजेज, पैथोजेनेसिस, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ अल्कोहलिक लीवर डिजीज़, यानी है ना, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन की वजह से होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, यूट्यूब पर भी क्लास होगा, यस यूट्यूब पर भी क्लास होगा। देखो भाई, एक्सप्लेन अबाउट स्टेजेज, पैथोजेनेसिस, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ अल्कोहलिक लीवर डिजीज, यानी कि आप ALD का A to Z आपको स्टेजेज लिखना है, पैथोजेनेसिस लिखना है और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। चलो मैं दिखाता हूँ कहाँ पर मैंने ये पढ़ाया है। चलो, आप फोल्डर में अगर हैं तो चैप्टर 3C ओपन कीजिए, नोट्स,
और आप लोगों का कहना है कि भाई एक सिंगल नोट्स वन शॉट के नाम से अपलोड हो जाए, तो मैं कंटिन्यू करता हूँ, उसको करवाने का प्रयास करता हूँ। A to Z सब में फोल्डर ऐड करवा दूंगा। चलिए, तो यह हम लोग को क्या पढ़ना है भाई, अल्कोहलिक लीवर डिजीज़, राइट। तो अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ को थोड़ा सा जो हम लोग पढ़ाए हैं, देखिए मैंने बताया है अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ क्या होता है ना, इसके स्टेजेस के बारे में बताया, ठीक है। और उसके बाद आपको मैंने इसके कारण के बारे में बताया, फिर इसका पैथोजेनेसिस भी बताया है कि ओवर अल्कोहल कंजप्शन की वजह से होता है, ठीक है। अल्कोहल मेटाबॉलिज्म से एसिटाल्डिहाइड फॉर्मेशन होता है और उसी की वजह से ये दिक्कत आती है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, फैट एक्यूमुलेशन हो जाता है, इन्फ्लामेशन कॉज होता है, फिर फाइब्रोसिस या सिरोसिस कॉज करता है, ठीक है ना। एंड फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, एसाइटिस वगैरह हो जाता है, एंड फिर ट्रीटमेंट में जो जो चीज़ें होती हैं वो लिखना है, ठीक है। तो सब क्लास के नोट्स से आपको क्वेश्चन आंसर लिख लेना है वहाँ पे। फिर उसके बाद है आपका मेंशन द टाइप्स, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस के ऊपर डिटेल में लिखना है। तो जो आपने क्रोन्स डिजीज़ के बारे में पढ़ा है वही चीज़ें आप यहाँ अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी लिख सकते हैं, सेम है उसमें भी सब कुछ। एक्सप्लेन इन GERD, बस क्रोन्स डिजीज में स्मॉल इंटेस्टाइन में जो दिक्कत होती है तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, और अल्सरेटिव कोलाइटिस में लार्ज इंटेस्टाइन में। एक्सप्लेन द GERD इन डिटेल, GERD को डिटेल में एक्सप्लेन करना है, तो प्रॉपर आप इस पर जैसे डिटेल बोल दिया, लॉन्ग क्वेश्चन है क्या होता है GERD, थोड़ा डायग्राम बनाइए, और उसके बाद ये वाला डायग्राम GERD में बनाना है, ये देखो ये GERD का डायग्राम बनाना है। एंड उसके बाद आपको क्या कहते हैं, GERD का डायग्राम बनाने के बाद प्रॉपर उसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है ना, और उसके बाद उसका पैथोजेनेसिस, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, A to Z जो मैंने पढ़ाया है सबको लिखना होगा, है ना। जिसको इंग्लिश में प्रॉब्लम है हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिखो, लेकिन लिखना जरूर है, ठीक है। राइट्स डिटेल नोट ऑन राइट डिटेल नोट ऑन द फॉलोइंग, जैसे क्रोन्स डिजीज़ के ऊपर डिटेल नोट लिखना है, अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ के ऊपर डिटेल नोट लिखना है, तो ये सब चीज़ें लिख लीजिएगा। डिस्कस अबाउट द टाइप्स, इटियोपैथोजेनेसिस, फार्माकोलॉजिकल नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ क्रोन्स डिजीज़, क्रोन्स डिजीज़ को डिटेल में लिखना है, ठीक है। इस तरीके से हमें आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलिए कुछ बच्चों को बात करनी है तो मैं बात कर लेता हूँ, क्या कौन है, वीरेंद्र कुमार मौर्य जी, मैं बात कर लेता हूँ। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बाकी अभी आप लोगों की क्लास यूट्यूब पर है 11:45 AM पर, तो सारे लोग वहाँ पर जुड़ जाइए। वहाँ पर मैं थेरेपेटिक्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा। कोशिश करना है कि आपको 20 में से 20 सही करें, नहीं हो पाएगा तो मेरा आंसर देखिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। मैं अगेन बोल रहा हूँ, आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। हम लोग बहुत एफर्ट लगा के वो क्वेश्चन सेट करते हैं, आप लोगों के लिए क्लास लाते हैं, तो आप लोगों को देखना चाहिए। एंड मिथिलेश्वर ऑफिशियल के साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जो लोग रेस्ट लेना चाहते हैं अब आप रेस्ट करने के लिए जा सकते हैं। बाकी मैं यूट्यूब पर दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये क्लास है, सर्च करेंगे उदित फार्मेसी सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगा। उदित फार्मेसी सर्च करने के बाद देखिए ये क्लास 11:45 से आज हो रही है, ठीक है, जिसमें आपको मायोकार्डियल इन्फाक्शन, हाइपरलिपिडीमिया, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर से आपको करवाया जाएगा क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। हाँ, तो सारे बच्चे वहाँ पे आइए और सब लोग ज्वाइन करिएगा, ठीक है। चलो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।